नमस्ते बच्चों। आज की हमारी चर्चा का विषय है सबसे पहले प्रस्ताव लेखन। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन और फिर प्रस्ताव लेखन। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी, फिर आगे प्रस्ताव लेखन कैसे लिखते हैं परीक्षा में कि अच्छे अंक आए, इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है तीनों में अंतर। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन जब हम मन के भावों और विचारों को संक्षेप में अपनी सारी बातों को एक ही पैराग्राफ में लिख दें, एक ही अनुच्छेद में लिख दें, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। फिर निबंध लेखन क्या होता है? तो निबंध लेखन में हमें 3 अनुच्छेद बनाने होते हैं। वहां एक ही में लिखा हमने, यहाँ 3 होते हैं: भूमिका, विस्तृत वर्णन और उपसंहार। तीनों स्पष्ट अलग अलग होने चाहिए और यहाँ आपके विचार एकदम स्वतंत्र होते हैं। ये हम मिडिल स्कूल में जरूर करते हैं, जैसे हमारा देश, हमारे मित्र, हमारे त्योहार। आप स्वतंत्र हैं इन पर लिखने के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके फायदे, इससे कब कब मनाया जाता है, आपकी अपनी रचना, अपनी रूपरेखा होगी। लेकिन प्रस्ताव लेखन क्या होता है? प्रस्ताव लेखन में भी 3 अनुच्छेद होते हैं। एक भूमिका होती है, विस्तृत विवरण होता है, उपसंहार होता है। लेकिन यहाँ जो आपके विचार हैं, प्रस्ताव में जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं के अनुकूल होने चाहिए। प्रस्ताव में लेख की रूपरेखा पूर्ववत निश्चित होती है। वो पहले से ही प्रश्न में जैसी दी होती है वैसे ही लिखते हैं। तो देखते हैं कि उसे कैसे लिखा जाता है। तो देखते हैं प्रस्ताव लेखन के कितने प्रकार होते हैं। प्रस्ताव लेखन में 5 प्रश्न आते हैं ना, आपको याद है? तो उनमें जो पहला 3 प्रश्न होता है वो वर्णनात्मक, विवरणात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, या विचारों से जुड़े आपके प्रश्न हो सकते हैं, या वाद विवाद होगा, आत्मकथा लेखन हो सकती है, या और ये चौथा प्रश्न होता है उक्ति पर आधारित, या किसी वाक्य से आरंभ या अंत करना। फिर 5वां आपके पास ऑप्शन होता है विकल्प चित्र लेखन। तो कैसे लिखेंगे इन तीनों को, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इनके बारे में समझ जाइए होता क्या है। वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं जहां आपको वर्णन करना है किसी प्रदर्शनी का, किसी त्योहार का, किसी ऐतिहासिक स्थल का। विवरणात्मक हुआ जहां आप विवरण दे रहे हैं किसी घटना का। जैसे एक बार प्रश्न आया था कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कठिनाई हुई, आप कैसे गंतव्य स्थल तक पहुंचे, तो उसका विवरण आपको करना है। फिर भावात्मक हुए, आप अपने भावों को मित्रता पर, हंसी पर, क्रोध पर जब आप लिखते हैं तो वो भावात्मक प्रश्न कहलाते हैं। फिर विचारों से जुड़े जितने प्रश्न होते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान के बारे में बताइए, कैसे युवाओं में मादक द्रव्य का सेवन कम किया जाए, इसके बारे में बताइए। आपके विचार जानने हैं अगर आपके अध्यापक को, तो वो ऐसे प्रश्न देंगे। फिर हम वाद विवाद वाले आते हैं, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगी। फिर होता है आत्मकथा लेखन। ये भी हम ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो पहले 4 ऑप्शन में से इन्हीं में से कोई रहता है, या आजकल के समाचार में कुछ भी जो नया है, बच्चों उसको ध्यान से सुनते रहिए, उनमें से भी कुछ प्रश्न आते हैं। चौथा ऑप्शन होता है उक्ति पर आधारित, और 5वां होता है चित्रलेखन। तो हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। वाद विवाद, उक्ति पर आधारित और चित्रलेखन, इनको लिखने के कुछ खास नियम हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे वाद विवाद के जब प्रश्न आते हैं तब आप दोनों पक्ष की बात बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है उसको भूमिका में लिखेंगे। आपका विषय जो है भूमिका में उसको, उसका वर्णन करेंगे, और तब आप किसके पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में, ये बात भूमिका में ही लिख दीजिए, और तब अपने विचार विस्तृत वर्णन में लिखते जाइए।
बिल्कुल गलती से भी अगर आप पक्ष में है तो विपक्ष की बात नहीं, और विपक्ष में है तो पक्ष की बात नहीं लिखेंगे। और अंत में आपका जो निष्कर्ष पहुंचा है वो उपसंहार में होना चाहिए। वाद विवाद में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यही है कि आप पक्ष में लिख रहे हैं तो पूरे प्रस्ताव आपके पक्ष में होने चाहिए। फिर उक्ति पर आधारित जो प्रश्न है, इसमें भूमिका जो होगी वो उक्ति का अर्थ। फिर विस्तृत वर्णन में आपको केवल एक मौलिक कहानी, आपकी अपनी कहानी होनी चाहिए कि कहीं से उतारी हुई कहानी नहीं रखते हैं। और उपसंहार में कैसे आपकी कहानी इस उक्ति से जुड़ी है या क्या शिक्षा मिली जो आपको लगता है कि वो उक्ति इस कहानी के लिए सही है, वो आपका उपसंहार हो जाएगा। किसी वाक्य से आरंभ या अंत अगर है तो इस बात का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर आरंभ कर रहे हैं तो वो भूमिका की पहली पंक्ति होगी, और अगर अंत कर रहे हैं तो वो उपसंहार का अंतिम पंक्ति होगा। और यहाँ भी 3 हिस्से में इसे विभाजित करना अत्यंत आवश्यक है: भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। फिर चित्रलेखन की बारी आती है। जब भी चित्रलेखन का अगर कोई प्रयास करना चाहता है तो उसमें बच्चों चित्रों को ध्यान से देखिए, कोने कोने में आपको क्या दिख रहा है। हर एक भूमिका केवल यही होगी कि हर एक वस्तु या हर एक व्यक्ति जो चित्र में दिख रहे हैं उसका वर्णन कि हमें ये दिखाई दे रहा है और हमें इन बातों का इसका निष्कर्ष मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है। जो भी विषय है वही भूमिका है। फिर आप विषय विस्तार जो है, जो विस्तृत वर्णन करते हैं, वहां आप कहानी भी लिख सकते हैं मौलिक, या आप चाहें तो उन पर कोई निबंध जैसा या अपने विचार बिल्कुल लिख सकते हैं। चित्रलेखन में ये खास बात है बच्चों। अब देखते हैं आत्मकथा कैसे लिखना है। अब आत्मकथा लिखने में कुछ बात ध्यान देने योग्य है। जब भी आप आत्मकथा लिखते हैं तो जिसकी भी आत्मकथा लिखते हैं उसी के लिंग के अनुकूल आपकी क्रिया होनी चाहिए। और हमेशा प्रस्ताव लेखन आत्मकथा की मैं से शुरुआत होगी। आप उसके जो भी चरित्र है आप उसमें समाहित हो गए। जैसे अगर आप गंगा की आत्मकथा लिखते हैं तो जितने लड़के हैं, गंगा स्त्रीलिंग है तो लड़के भी अपने आप को गंगा समझकर ही लिखेंगे कि मैं गंगा हूं। अपना परिचय देना है पहले, आपके जन्म की कहानी, कहां से आपका उद्भव हुआ, आप गंगा बन गए हैं। अब आप बिल्कुल नहीं कि मैं जाता हूं, गंगा बने हुए हैं तो आपकी क्रिया होगी कि मैं ऐसे बहती हूं, यहां से मेरा उद्भव हुआ। और फिर कैसे ये रूपरेखा बनानी हर प्रस्ताव के लिए अत्यंत आवश्यक है बच्चों, कि कैसे आप अपनी जैसे माइंड मैप बनाते हैं ना, वैसे ही हिंदी में रूपरेखा अपने मानस पटल पे बनाइए। जब प्रस्ताव के हर हिस्से का आपको उत्तर देना है, प्रश्न बनाना है मन में, जैसे परिचय लिखेंगे, उसके जन्म की कहानी लिखेंगे, क्या जीवन में योगदान है, कैसे गंगा अपनी व्यथा, अपने दुख का वर्णन करती है, और उपसंहार क्या होगा, लोगों से अनुरोध है। इन हर विषय पर एक एक आप अनुच्छेद बना दीजिए, आपका प्रस्ताव तैयार हो जाएगा बड़ी आसानी से। फिर वहीं ध्यान दीजिए, जैसे सिक्के की आत्मकथा है तो यहाँ लड़कियां ध्यान देंगी। अब वो सिक्का पुल्लिंग है तो उनकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी, क्योंकि वो अब सिक्का बन के लिख रही हैं। वो सिक्का बनकर बिल्कुल अपने आप को उस समय अपने पात्र से निकलकर वो बन जाना है, तभी आप आत्मकथा अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ भी परिचय दीजिए, उद्भव की कहानी लिखिए, फिर मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है, कैसे पाप का समावेश हो जाता है, कैसे लोगों को आप प्रसन्नता देते हैं सिक्का बनकर, इन सब की बात, बच्चों को कैसे खुशी मिलती है, बहुत सारे आप बना सकते हैं। ये रूपरेखा आपको तैयार करने होंगे। और फिर लोगों से जो सिक्के की गुजारिश है, जो अनुरोध है, वो आपका उपसंहार हो जाएगा। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान देंगे तो ये बड़ा आसान है आत्मकथा वाले प्रश्न को लिखना। इसका अभ्यास करें तो अवश्य आप लिख पाइएगा। अब मैं प्रस्ताव लेखन लिखने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें, अगर आप इसका ध्यान देंगे तो अवश्य आप अच्छे से बना पाएंगे।
लेखनी शुरू करने से पहले आपको योजना बनानी है। जिस रूपरेखा की मैं बात कर रही थी उसी को योजना, प्लानिंग कहते हैं। मन में बनाना है, शीर्षक सोचना अत्यंत आवश्यक है, और फिर प्रस्ताव को 3 भागों में विभाजित करना है। वो है भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। फिर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कैसे इसे अब लिखना है। योजना जब बनाने में 2 बातों को ध्यान देना है बच्चों। पहले जब आप कहानी की शुरुआत करते हैं, प्रस्ताव की मतलब प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में कविता की पंक्तियां हो सकती हैं, दोहे हो सकते हैं, सुवाक्य हो सकते हैं, या किसी विद्वान के कथन, मुहावरे, इनका समावेश शुरू में भूमिका में भी हो सकती है, विषय विस्तार में भी बीच में लिख सकते हैं, और उपसंहार में भी, या तीनों जगह लिख सकते हैं। आप एक से अधिक भी लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत उससे करें, अंत उससे करें। ये एक नंबर रहता है शिक्षकों के पास कि जिन बच्चों ने इसका प्रयोग किया है उनको वो 1 नंबर मिल जाता है आसानी से, और वैसे भी एक स्तर बढ़ जाता है। फिर बच्चों, ये जो मैं योजना की बात कर रही हूं, कैसे योजना बनाएंगे, जैसे मैं 2 उदाहरण आपको सुनाती हूँ। बालक एक कच्ची मिट्टी की तरह है। उसका निर्माण उसके चारों ओर का परिवेश करता है। प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं स्कूली वातावरण के संदर्भ में उदाहरण देकर एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। यहाँ तो प्रश्न में ही कई हिस्से दिए हुए हैं। अगर सब पर आप चर्चा करते हैं कि कैसे कच्ची मिट्टी की तरह है, ये भूमिका हो गई, कैसे चारों तरफ का परिवेश निर्धारित करता है, प्राकृतिक कैसे उसके विकास में बाधक है, उस पर एक अनुच्छेद, आर्थिक कैसे प्रभाव करता है, राजनीतिक, तो इस तरह के प्रश्न लिखना बड़ा आसान है। लेकिन कुछ प्रस्ताव लेखन ज्यादा कुछ दिया ही नहीं रहता है, जैसे अनुशासन का अर्थ लिखते हुए विद्यार्थी जीवन में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको योजना बनानी बहुत आवश्यक है। आप कैसे भूमिका में एक प्रश्न बना लीजिए। विषय विस्तार के लिए भी प्रश्नों को बनाइए कि अनुशासन किसे कहते हैं, वो हमारी भूमिका हो गई। फिर अनुशासन में विद्यार्थी जीवन में उसका क्या महत्व है, किस प्रकार, जितने आप प्रश्न बना रहे हैं, किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए, कैसे अनुशासित रहकर हम विकास करते हैं, उसके क्या लाभ हैं, इन सब बातों का अलग अलग अनुच्छेद में अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर केवल देते चले गए, आपने योजना बना ली और उसको सही तरीके से उसको प्रस्ताव लेखन में अवतरित कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसमें बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को। शुरुआत करने में एक बहुत बात बताती हूँ। आप दोहे से शुरुआत कर सकते हैं भूमिका में, आप परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं बच्चों, आप संधि विच्छेद जैसे अनुशासन है उसका कह सकते हैं अनु प्लस शासन, अर्थात पीछे जिस चीज का, शासन का अर्थ है कानून, है ना, जिस कानून के पीछे पीछे हम चले, जो नियम को आप फॉलो करें, जो नियम को माने, वही अनुशासन में रहता है, वही अनुशासन। तुम परिभाषा बना गया, अपनी परिभाषा, परिवार का कहीं कोई वर्णन नहीं है, जो परायों के वार से बचाए वो परिवार, प्रकृति का तुम अपनी परिभाषा बच्चे आप बना सकते हैं। प्रकृति क्या होती है, जो ऐसी कृति, प्रमुख कृति, ईश्वर की प्रमुख कृति, ये कहीं पुस्तक में नहीं मिली, ये हमारी अपनी बनाई हुई। इन सब का अभ्यास करने से भूमिका एक अच्छी तरीके से, और भूमिका प्रभावशाली होगी तो आपको अच्छे अंक अवश्य मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और विषय विस्तार रूपरेखा के अनुकूल आप लिखते जाइए, उपसंहार, ये तीनों होना अत्यंत आवश्यक है बच्चों, तब आपको अच्छे अंक अवश्य आएंगे। और शीर्षक भी लिखिएगा, है ना। तो हमारा मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रस्ताव लेखन अवश्य समझ में आया होगा। मैं अगले बृहस्पतिवार फिर काल के भेद समझाते हुए आप सबसे अवश्य मिलूंगी। और आप सबका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।